आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इसके कुछ अहम पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ कानूनी लेख हैं, कुछ किताब के हिस्से भी हैं और मकसद है कि इस कानून के जो जरूरी और सच कहूं तो दिलचस्प हिस्से हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। आखिर कोर्ट में क्या सबूत माना जाता है, क्या नहीं, ये तय कैसे होता है, चलिए इसी को खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। ये एक्ट, ये अधिनियम ही तो बताता है कि कानूनी कार्रवाई में कौन से तथ्य, मतलब कौन सी बातें मायने रखती हैं, कौन सी नहीं। हाँ, किन्हें सबूत मान सकते हैं, गवाहों से पूछताछ कैसे होगी। शुरुआत कुछ बेसिक परिभाषाओं से करते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जैसे न्यायालय, हाँ, इसमें जज, मैजिस्ट्रेट और वो सब लोग आते हैं जो कानूनी तौर पर सबूत ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर इसमें शामिल नहीं है। अच्छा। फिर है तथ्य। हाँ, तथ्य मतलब कोई भी चीज जिसे हम इंद्रियों से महसूस कर सकें, देख सके, सुन सकें, हाँ, या फिर कोई मानसिक स्थिति जैसे किसी का इरादा, उसकी नीयत, ये भी तथ्य है। ओके। इरादा भी एक तथ्य है, दिलचस्प। हाँ, और जो कहते हैं कोई तथ्य साबित हुआ तो मतलब कोर्ट को यकीन है कि वो मौजूद है। ना साबित मतलब यकीन है कि वो नहीं है। और साबित नहीं हुआ, वो बीच की स्थिति, ना हाँ ना ना। बिल्कुल, ना साबित ना साबित, एक तरह से अनिश्चितता। ठीक है, ये तो आधार बन गया है ना। हम्म, अब आते हैं इस पर कि कौन सी बात केस से जुड़ी हुई, मतलब सुसंगत मानी जाएगी, जैसे धारा 7 कहती है हाँ, धारा 7। कि जो विवादक तथ्य हैं, यानी केस के जो मुख्य मुद्दे हैं, उनसे जुड़े तथ्य जैसे किसी घटना का अवसर या कारण या उसका प्रभाव, वो सुसंगत है। मिसाल के तौर पर अगर किसी पर हत्या का आरोप है और पता चले कि भाई मरने वाला आरोपी को ब्लैकमेल कर रहा था, अच्छा, तो ये ब्लैकमेल वाली बात प्रासंगिक हो सकती है क्योंकि ये हत्या का एक मकसद, एक कारण बता सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम फिट बैठता है। या जैसे अपराध के बाद आरोपी का भाग जाना, हाँ, वो भी धारा 7 के तहत प्रासंगिक है क्योंकि वो उसके आचरण को दिखाता है। हाँ, सही। और यहीं पर ये शब्द सुसंगत और विवाद्यक तथ्य बहुत अहम हो जाते हैं। विवाद्यक तथ्य तो वो हैं जिन पर पूरा केस टिका है, और सुसंगत तथ्य वो हैं जो इन विवाद्यक तथ्यों को साबित या नासाबित करने में मदद करते हैं। जैसे धारा 7 वाले तथ्य, या धारा 10 में साजिश से जुड़े काम, या धारा 14 में मन की स्थिति जैसे इरादा, नफरत वगैरह। समझ गई। अब स्वीकारोक्ति और इकबालिया बयान की बात करें, एडमिशन और कन्फेशन। हाँ, जरूर। देखिए, स्वीकारोक्ति यानी एडमिशन धारा 17 में है। ये कोई ऐसा बयान है जो केस से जुड़े किसी तथ्य की तरफ इशारा करता है या उस पर कोई अनुमान बनाता है। अच्छा। ये अपने आप में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर हाँ, ये बयान देने वाले को बाद में अपनी बात से मुकरने से रोक सकता है। इसे विबंध या स्टॉपल कहते हैं, धारा 31 में। और बयान देने वाला इसे अपने हक में इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये धारा 21 में था शायद। हाँ, आमतौर पर नहीं कर सकता। अब आते हैं इकबालिया बयान यानी कन्फेशन पर। यह जुल्म कबूल करना है। ये कब सबूत नहीं माना जाता? अगर ये धमकी से या किसी लालच से या किसी वादे से लिया गया हो, ये धारा 24 कहती है। और सबसे अहम बात, धारा 25, पुलिस अफसर को दिया गया इकबालिया बयान आरोपी के खिलाफ साबित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, और इसी तरह धारा 26, अगर कोई पुलिस हिरासत में है, कस्टडी में है, तो उसका बयान भी तब तक मान्य नहीं जब तक वो मजिस्ट्रेट के सामने ना दिया गया हो। ये नियम क्यों है वैसे? क्या इसलिए कि पुलिस दबाव न डाल सके? बिल्कुल, ये नियम इसीलिए हैं ताकि पुलिस के दबाव या जबरदस्ती से लिए गए झूठे बयानों से बचाव हो सके। ये एक सुरक्षा कवच है। लेकिन क्या इससे पुलिस की जांच मुश्किल नहीं होती? अगर कस्टडी में कही गई बात भी आसानी से सबूत ना बने, ये संतुलन बनाना तो मतलब काफी पेचीदा लगता होगा। हाँ, बिल्कुल पेचीदा है। कानून यहाँ व्यक्ति के अधिकारों जैसे खुद के खिलाफ गवाही न देने का अधिकार और सच का पता लगाने की जरूरत, इन दोनों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। और देखिए, धारा 30 ये भी कहती है कि अगर एक सह अभियुक्त मतलब को अक्यूज्ड जुर्म कबूलता है तो कोर्ट उस बयान पर विचार कर सकती है, दूसरे आरोपियों के खिलाफ भी, लेकिन सिर्फ उस बयान के आधार पर सजा नहीं दे सकती। वो एक पुख्ता सबूत नहीं है। अच्छा, अब सबूतों के प्रकार देख लेते हैं। अधिनियम में तो मुख्य रूप से 2 ही बताए ना, धारा 3 में। हाँ, मौखिक और दस्तावेजी, ओरल और डॉक्यूमेंट्री।
मौखिक मतलब गवाहों के बयान, और दस्तावेजी यानी जो कागजात वगैरह पेश किए जाते हैं। सही। लेकिन अदालतों ने अपनी व्याख्याओं से और भी प्रकार माने, जैसे प्रत्यक्ष सबूत मतलब चश्मदीद गवाह। हाँ। और परिस्थितिजन्य सबूत सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जैसे उंगलियों के निशान मिलना या मोटिव होना। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक सबूत वो तो बहुत ही आम हो गए, फोन रिकॉर्ड्स, ईमेल। हाँ बिल्कुल। और उसके लिए धारा 65B बहुत महत्वपूर्ण है। वो बताती है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसे पेश करना है। वो अनवर पीवी बनाम पीके बशीर वाला मामला। वही मील का पत्थर है वो केस। उसने साफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सबूत मानने के लिए 65B सर्टिफिकेट जरूरी है। इससे डिजिटल सबूत पेश करने का तरीका ही बदल गया। अच्छा, और वो सुनी सुनाई बातें, हियरसे एविडेंस, वो आमतौर पर स्वीकार्य नहीं होता। कल्याण कुमार गोगोई केस में भी यही कहा गया था, सीधा सबूत चाहिए, सुना सुनाया नहीं। ठीक है, अब गवाहों पर आते हैं। कौन गवाही दे सकता है? देखिए, धारा 118 कहती है कि लगभग हर कोई गवाही दे सकता है, बस शर्त यह है कि वो सवालों को समझ सके और तर्कसंगत जवाब दे सके। उम्र या शारीरिक स्थिति की वजह से आमतौर पर कोई मनाही नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में गवाही देने से छूट है। इन्हें कहते हैं विशेषाधिकार प्राप्त संचार, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस। जैसे जज से उनके काम के बारे में सवाल नहीं पूछ सकते, धारा 121। पति पत्नी की आपसी बातचीत जो शादी के दौरान हुई हो वो गोपनीय है, धारा 122। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। मतलब निजी रिश्तों की गोपनीयता को कानून महत्व देता है। बिल्कुल, भले ही सच का पता लगाना भी जरूरी है। इसके अलावा सरकारी राज, धारा 123, पुलिस के मुखबिर की जानकारी, धारा 125, और वकील और क्लाइंट के बीच की बातचीत, धारा 126, ये सब सुरक्षित हैं। ठीक है। और एक खास बात बलात्कार के मामलों से जुड़ी है। धारा 146 का एक परंतुक, एक प्रोविजो है जो कहता है कि अगर सहमति का सवाल है तो पीड़िता के पिछले यौन इतिहास या उसके चरित्र पर आमतौर पर सवाल नहीं पूछे जा सकते। ये बहुत जरूरी है। हाँ, साथ ही गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की भी नियम है, धारा 155 में, कि कैसे आप दूसरे पक्ष के गवाह को झूठा साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं अनुमान पर। प्रिजम्पशंस। कानून कुछ चीजें मानकर चलने की इजाजत देता है ना? हाँ, 3 तरह की स्थितियां हैं। एक है अनुमान कर सकेगा, मे प्रिज्यूम। अच्छा, मतलब कोर्ट चाहे तो मान ले, लेकिन आप उसे गलत साबित कर सकते हैं। जैसे धारा 114 में है, अगर किसी के पास चोरी का माल मिले तो कोर्ट मान सकती है कि या तो वो चोर है या उसने चोरी का माल जानते हुए लिया है। ठीक है। दूसरा है अनुमान करेगा, शैल प्रिज्यूम। यहाँ कोर्ट को मानना ही पड़ेगा जब तक कि उसे गलत साबित ना कर दिया जाए। ओके। मानना ही पड़ेगा जब तक गलत साबित ना हो। हाँ। और तीसरा है निर्णायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। यहाँ अगर एक बात साबित हो गई तो दूसरी बात अपने आप मान ली जाएगी, कोई बहस नहीं, कोई सबूत नहीं चलेगा उसके खिलाफ। धारा 4 में इसका जिक्र है। इसका कोई उदाहरण? धारा 112। शादी के दौरान अगर बच्चा पैदा होता है तो ये निर्णायक सबूत है कि पति ही उसका पिता है, बशर्ते कुछ खास स्थितियां ना हों। और धारा 114A, बलात्कार के मामलों में अगर पीड़िता कहती है कि सहमति नहीं थी तो कोर्ट ये अनुमान करेगी कि सहमति नहीं थी। समझ गई। अब आखिर में विवंद, एस्टॉपल। हाँ, एस्टॉपल, धारा 115। इसका सिद्धांत सीधा सा है। अगर आपने अपनी किसी बात से या अपने किसी काम से किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ यकीन दिलाया और उस व्यक्ति ने उस यकीन पर भरोसा करके अपनी स्थिति बदल ली, तो आप बाद में अपनी उस बात से मुकर नहीं सकते। अच्छा। इसका एक क्लासिक उदाहरण है किराएदार का विबंध, धारा 116। किराएदार किराया देते समय ये नहीं कह सकता कि मकान मालिक का तो उस प्रॉपर्टी पर हक ही नहीं था। ठीक है। तो कुल मिलाकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम सबूतों की दुनिया में एक तरह का गाइड है। क्या स्वीकार्य है, क्या नहीं, क्यों है, क्यों नहीं, परिभाषाओं से लेकर गवाहों और दस्तावेजों तक काफी कुछ है इसमें। हाँ बिल्कुल। और जैसा हमने इलेक्ट्रॉनिक सबूत के मामले में देखा, अनवर पीवी केस में, ये नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। समय और तकनीक बदलती है तो अदालतों को इनकी व्याख्या भी बदलनी पड़ती है, उन्हें प्रासंगिक बनाए रखना पड़ता है। सच है, कानून को भी समय के साथ चलना पड़ता है। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। यह अधिनियम सच खोजने और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के बीच जो एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है, क्या वो संतुलन हमेशा सद पाता है? खासकर आज जब तकनीक जांच के नए नए तरीके ला रही है, डिजिटल फॉरेंसिक्स, डेटा माइनिंग, तो ये संतुलन कैसे कायम रहेगा, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।